नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले झारखंड के खबर की, क्योंकि झारखंड के लिए आज का दिन काफी बड़ा होने वाला है। आज हेमंत कैबिनेट का विस्तार भी होगा। दोपहर 3:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण भी होगा। आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। आपको बता दें कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं। संभावित मंत्रियों के नाम भी सामने आ गए हैं। मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ, इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। झारखंड के मंत्री बनाए जा सकते हैं। हाफिजुल हसन एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनके साथ ही बेबी देवी, सत्यानंद भोक्ता का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि जेएमएम कोटे से वैद्यनाथ राम को 12वें मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो बता दें कि आज ही सीएम हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में फ्लोर टेस्ट होगा। अगर चंपाई सोरेन को मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो जेएमएम से किसी एक का नाम कटना तय माना जा रहा है। तो आज सबसे पहले झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा और उसके बाद कैबिनेट विस्तार होना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, आज के लिए झारखंड का दिन काफी अहम भी इसलिए भी क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट भी होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। क्या कुछ आज कार्यक्रम होने जा रहा है, कितने बजे से शुरू होगा, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज सबसे पहले तो विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो 11 बजे शुरू हो जाएगा। सभी सत्ताधारी दलों के विधायकों को 10 बजे से सदन पहुंचने को कल के बैठक में कह दिया गया है और शाम के 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अगर जादुई आंकड़े की बात करें तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के लिए 39 विधायकों की जरूरत है, यानी 39 विधायक हेमंत सोरेन के पक्ष में वोटिंग करेंगे तो हेमंत सोरेन अपनी सरकार बना पाएंगे। हालांकि आंकड़े की बात करें तो 46 विधायक अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के साथ हैं और ये माना जा रहा है, ये लगभग तय है कि सभी विधायक हेमंत सोरेन के पक्ष में ही वोटिंग करेंगे और हेमंत सोरेन एक बार फिर से सरकार बना पाएंगे। अब अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल के विस्तार में कई ऐसे बड़े नाम और नए नाम जुड़ने की भी संभावनाएं जाहिर की गई है। अगर चेंजिंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि अगर इस मंत्रिमंडल में नया स्थान चंपाई सोरेन को दिया जाता है, यानी चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के पद से वो हटे हैं, उसके बाद अगर उन्हें ससम्मान कोई नया पद दिया जाता है तो निश्चित रूप से किसी एक मंत्री का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से कट सकता है और उनकी जगह पर चंपाई सोरेन मंत्री मंडल में अपना स्थान बना सकते हैं। वहीं एक अन्य जो 12वां पद था, 12वें मंत्री का जो पद था, उसे भी भरे जाने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है और कहा जा रहा है कि वैद्यनाथ राम का नाम उस नाम में आ सकता है। वैद्यनाथ राम को पहले भी शपथ ग्रहण, पिछली बार शपथ ग्रहण समारोह में भी बुलाया गया था, लेकिन वहां अंतिम समय में उनका नाम कट गया था। लेकिन एक बार फिर से ये संभावनाएं जाहिर की जा रही है कि वैद्यनाथ राम का नाम एक बार फिर से मंत्रिमंडल में पहुंच सकता है और 12वें मंत्रिमंडल। बिल्कुल गौरव, मैं मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में आपसे और भी अधिक डिस्कस करूं, उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि आज जब फ्लोर टेस्ट होगा तो 2 निर्दलीय विधायक भी हैं, सरयू राय और अमित राय, सरयू जो है इस बात जुड़े हुए हैं और अमित मंडल जो है वो दोनों हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि इन दोनों का रुख किस साइड हो सकता है? बिल्कुल, अगर दोनों ही विधायकों की बात करें तो अब तक दोनों ही विधायकों की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। अगर सरयू राय की बात करें तो उनकी विचारधारा भाजपा से मिलती जुलती रही है। अगर वोटिंग की बात आती है तो निश्चित रूप से वो भाजपा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पहले वो भाजपा के विधायक रहे हैं। उसके बाद हाल के दिनों में ये चर्चा कई जगहों पर चली कि सरयू राय जेडीयू का दामन थाम सकते हैं और अगर जेडीयू का भी दामन थामने की बात करते हैं तो जेडीयू भी झारखंड में और पूरे देश भर में भाजपा गठबंधन के साथ है। तो देखना होगा कि सरयू राय का रुख क्या होता है। इसके अलावे 2 ऐसे भी विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं जो दोनों नाराज हैं। दोनों को पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया है, जिनमें से 2 नाम हैं, एक बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम का और दूसरे जो है वो चामरा लेंडा का। अगर लोबिन हेम्ब्रम की बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम कहते हैं कि अगर उनकी मांगों को पार्टी मानती है
तो ही वो पार्टी के पक्ष में वोटिंग करेंगे। पिछले दिनों भी न्यूज़ 18 ने जब उनसे बात की थी तो लोबिन हेम्ब्रम ने कहा था कि अगर पार्टी हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को मानती है तो हम निश्चित रूप से पार्टी के साथ होंगे, अन्यथा हम क्या करेंगे इसका डिसीजन अंतिम समय में देंगे। चामरालेंडा के अनुपस्थिति की बात भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि चामरालेंडा सदन में ना पहुंचे, लेकिन अगर लोबिन और चामरा नहीं भी पहुंचते हैं फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि जादुई आंकड़े जो हैं उनसे कई सीट उनके पास अधिक है। बिल्कुल गौरव, अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, जैसे कि आप बता रहे थे कि किसी अगर चंपाई सोरेन को जगह दी जाती है तो किसी एक मंत्री का जो टिकट है वो कट सकता है जेएमएम कोटे से, तो क्या लगता है कौन कौन से लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, किसका कट सकता है? निश्चित रूप से अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो पुराने नाम ही दोहराने की संभावनाएं अधिक है, लेकिन एक जो नाम चंपई सोरेन का ऐड ऑन होना है, अगर चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में जगह बनाते हैं, अगर उन्हें, क्योंकि अभी भी जब हमारी बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम चंपई सोरेन को सम्मान देंगे, और सम्मान देने की जब बात आएगी तो फिर पद की बात आएगी, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा पोर्टफोलियो उन्हें मिल सकता है। और अगर हम पोर्टफोलियो के लिहाजे से बात करें तो किसी भी बड़े पोर्टफोलियो में उन्हें सेट किया जा सकता है, लेकिन अब बात आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कौन से ऐसे मंत्री होंगे जो अपना पद छोड़ेंगे, यानी जिनको छोड़कर चंपई सोरेन को दिया जाएगा, तो वो ऐसे ही मंत्री हो सकते हैं जो पार्टी के विश्वसनीय हो। जिस तरीके से चंपई सोरेन विश्वसनीयता अपनी बनाए थे, इस वजह से उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। तो अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन किस ऐसे मंत्री और विधायक पर अपना विश्वास जता पाते हैं कि अगर उन्हें मंत्री पद से हटाया जाता है तो वो बगावत ना करेंगे। इनमें कई सारे ऐसे नाम आते हैं कि जिनका संबंध हेमंत सोरेन से काफी अच्छा है, चाहे उनके भाई की बात करें, चाहे गढ़वा से विधायक मिथिलेश ठाकुर की बात करें, इन तमाम लोगों के जो संबंध है वो हेमंत सोरेन से काफी प्रगाढ़ है। और देखना होगा कि किनके साथ बात होती है और किन्हें ये कहा जाता है कि आप स्टॉप करें और अगले मंत्री के रूप में चंपई सोरेन को जगह दें। बिल्कुल गौरव, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, बिहार में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सीएम नीतीश कुमार आज इसको लेकर हवाई सर्वे करने वाले हैं। बाढ़ के हालात का हवाई सर्वे किया जाएगा। आज गोपालगंज में हालात का जायजा सबसे पहले मुख्यमंत्री लेंगे। 11 बजे 70 घाट डुमरिया का जायजा लेंगे। डीएम ने सीएम नीतीश कुमार के सर्वे की जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में नदियां उफान पर हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, उससे देखते हुए बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार खुद हवाई सर्वे कर हालात का जायजा आज लेने वाले हैं। बाढ़ के हालात का हवाई सर्वे करेंगे। सबसे पहले आज मुख्यमंत्री गोपालगंज जाएंगे, जहां बाढ़ के हालात के जायजे से वो रूबरू होंगे। 11 बजे 70 घाट डुमरिया का वो जायजा लेने वाले हैं। डीएम ने सीएम के सर्वे की जानकारी दी है। और फिर गोपालगंज के बाद आज बगहा भी मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। हवाई सर्वे के जरिए वो हाल जानेंगे। वाल्मीकि नगर गंडक बराज का निरीक्षण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। गंडक नदी के जलस्तर में फिलहाल गिरावट देखने को मिली है। बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। नेपाल की नदियों का जलस्तर भी अभी कम हुआ है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर दबाव अब घट रहा है। आपको बता दें कि गंडक नदी में अभी जलस्तर काफी ज्यादा जो है कल तक देखने को मिल रहा था, जिसमें तटबंध पर दबाव बनने शुरू हो गए थे। गंडक बराज के जो 36 फाटक हैं उसे भी खोल दिया गया था, जिस वजह से ऐसा माना जा रहा था कि तटबंधों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन अब ये राहत भरी खबर मिल रही है कि गंडक नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। नीतीश कुमार आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे कर रहे हैं और वाल्मीकि नगर के साथ ही गोपालगंज के तमाम ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं जहां मुख्यमंत्री आज एरियल सर्वे करेंगे और उन तमाम इलाकों में जो बाढ़ के कारण जिस तरह से परेशानियां हो रही है उनका जायजा लेंगे। और गंडक नदी के जलस्तर में जिस तरह से
उछाल आया था और यह जलस्तर बढ़कर 4,40,000 क्यूसेक पार कर गया था। तो तमाम ऐसे पश्चिम चंपारण और गोपालगंज के इलाके हैं जिन इलाकों में पानी फैल गया था और कई तटबंधों पर भी दबाव बना था। उन तमाम इलाकों में क्या हालात है उसका जायजा आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं और एरियल सर्वे के बाद मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा के इस हेलीपैड पर आएंगे और यहाँ अधिकारियों से बात करेंगे। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर गंडक बराज में वर्तमान जो स्थिति है उसकी भी समीक्षा करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री के आगमन की सारी तैयारियां पूरी हो गई है और एरियल सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर के इस हवाई अड्डा पर पहुंचेंगे और यहां से तमाम उन इलाकों में भी पहुंचने की संभावनाएं जताई गई है जहां बाढ़ से तमाम परेशानियां हो रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद है। और वाल्मीकि नगर और गोपालगंज के साथ ही तमाम ऐसे इलाके हैं जहां गंडक नदी के जलस्तर के बाद जो परेशानियां उत्पन्न हुई थी उसका जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेने वाले हैं, जिसकी सारी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से पूरी की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। नेपाल से आने वाली नदियां धीरे धीरे शांत हो रही हैं, जिसके चलते गंडक बराज पर जलस्तर लगातार अब कम हो रहा है। फिलहाल गंडक नदी में 2,70,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। के तराई इलाकों में बारिश थम गई है और बारिश के रुकने के साथ ही लगातार नेपाल के छोटी छोटी नदियों के साथ ही नारायणी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है और यहाँ देवघाट गंडक ब्रिज पर जलस्तर लुढ़ककर 3,18,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर नेपाल के नदियों का गिरता हुआ जलस्तर बिहार के लिए सुकून भरी खबर है और धीरे धीरे नेपाल के नदियों के जलस्तर में जिस तरह से गिरावट दर्ज की गई है तो आने वाले दिनों में गंडक नदी के जलस्तर में भी गिरावट जरूर आएगी। तो कुल मिलाकर कहें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर भी लगातार जलस्तर लुढ़क रहा है और यह जलस्तर गिरने के साथ ही बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और महाराजगंज के जिलों में जो बाढ़ के हालात बन रहे थे उसमें राहत जरूर मिलेगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। वहीं कैमूर के मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में बारिश के बाद पानी जमा हो गया है। इमरजेंसी वार्ड और डॉक्टर के रूम सहित कई अस्पताल के कमरों में जल जमाव हो गया है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जल जमाव की स्थिति से डॉक्टर और मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं इस पर अनुमंडल प्रशासन और नगर पंचायत भी लापरवाही का आरोप लगा रहा है। इमरजेंसी रूम में, डॉक्टर ड्यूटी रूम में सब जगह पानी जा चुका है। काफी दिक्कत होते हुए सर आप लोग को? हाँ, तो अब तो कहीं बैठ भी नहीं सकते हैं, पैर भी नहीं धो के बेड पे भी, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। ये नहीं, अब ऐसे ही रहना है। कोई नगर पंचायत कर्मी कोई आया है ना देखने के लिए पानी लगा है? तो मेरे ड्यूटी में कभी तो नहीं आया है। शिवहर के मोहारी में बागमती नदी से लगातार कटाव हो रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि नदी के कटाव से तटबंध पर खतरा बना हुआ है। जल संसाधन विभाग कटाव को रोकने के लिए दिन रात काम कर रहा है। खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती नदी पूरी तरीके से उग्र रूप धारण कर चुकी है और आप तस्वीर देख सकते हैं। सीतामढ़ी और शिवहर जिले से जो बागमती नदी गुजरती थी वह लगातार कल तक प्यासी थी, लेकिन आज इसका खौफनाक जो मंजर है वह देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवहर जिले के मोहारी गांव में और मोहारी गांव में बागमती नदी से कटाव हो रहा है और कटाव इस कदर खतरनाक तरीके से हो रहा है कि तटबंध के मजबूती पर अब सवाल पैदा हो रहे हैं। नहीं, सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को लगाया गया है और जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं और कटाव रोकने की तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। शिवहर के डीएम और एसपी समेत जो प्रभारी मंत्री हैं वो उनके द्वारा भी इस कटाव का जो क्षेत्र है उसका मुआयना किया गया, लेकिन फिर भी अभी भी कटाव हो ही रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कटाव चल रहा है, रात दिन हम लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। अच्छा जी। किस तरीके का कटाव? खतरनाक है क्या? अभी तो खतरनाक ही समझिए। खतरनाक जी। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, इसी में काम कर रहे हैं इसको प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन पानी जो ही घटेगा इसका प्रोटेक्शन टूट जाएगा। अच्छा।
खतरनाक हो सकता है। खतरनाक हो सकता है जी। तटबंध भी टूट सकता है। तटबंध भी टूट सकता है। तो आप लोग किस तरीके से इसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं? बांस बल्ला बोरी एनसी सब कुछ कर रहे हैं पूरा। अभी कोई मतलब स्थिति सामान्य है, मतलब स्थिति स्टेटस सेफ है, सुरक्षित है। अच्छा, कोई अभी मतलब खतरनाक स्थिति में नहीं है। हम लोग सुरक्षित कर लिए इसको, इसका बचाव कार्य जारी है। और लगातार जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 शिवहर। और बिहार में ठनका जानलेवा साबित हो रही है। 24 घंटे में ठनका की चपेट में आने से 9 जिले में 10 लोगों की मौत हो गई। नालंदा में 2, वैशाली में 1 और सहरसा में 1 की मौत हुई है। इसी के साथ रोहतास, सारण, जमुई, भोजपुर और गोपालगंज में भी 1-1 लोगों की मौत की खबर है। सीएम नीतीश कुमार ने 10 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना जताई। उन्होंने मृतक के आश्रित को 4-4 लाख का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी तरह सावधानी बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी जारी सुझावों का पालन करें। खराब मौसम में घर में रहें और सुरक्षित रहें। और देखिए, पटना समेत पूरे बिहार में मानसून काफी सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। तो आफत की बारिश अभी और हो सकती है क्योंकि मॉनसून अभी भी बिहार में सक्रिय है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और आपको ये बता दें कि कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है, ठनका भी गिर सकता है। ऐसे में लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने भी लोगों से अपील की है कि मौसम अगर खराब हो तो आप बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहें। खास तौर पर जब बारिश हो रही हो तो उस वक्त तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि ठनका गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि लोगों को जब ठनका गिरे या फिर बारिश हो रही हो तो उस वक्त घर के अंदर ही रहना है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बारिश के मौसम में सांप के डसने की भी घटनाएं अब बढ़ती चली जा रही हैं। सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में सांप के डसने के कारण एक महिला की मौत हो गई। सरस्वती देवी हरपुर गांव की रहने वाली थी। बारिश के दौरान वो घर में सोई थी, तभी सांप ने सरस्वती देवी को डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई है। सांप के काटने के बाद लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इसे लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने सदर अस्पताल के अधीक्षक से बात की है। यही सुधर रही तो कर लेंगे, बड़ा खवाओगे तब। तो जैसे बारिश मौसम में सांप डसने के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। सांप डसने के बाद अगर लोग सिवान सदर अस्पताल में आते हैं तो यहाँ किस तरह की दवाइयाँ है, मेडिसिन है या नहीं है, हम जानने की कोशिश करेंगे। इस अस्पताल के अधीक्षक है कि आखिर किस तरह के उपचार करना चाहिए और क्या क्या मेडिसिन सदर अस्पताल में है। सर, किस तरह की मेडिसिन सदर अस्पताल? देखिए, हमारे यहाँ जो भी सर्पदंश के मरीज आएंगे उनके लिए एंटीस्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में है, सभी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में है। मैं ये अपील करूँगा यहाँ की जनता से कि आजकल कहीं भी कोई भी अगर सांप काटता है तो आप लोग झाड़ फूंक नहीं करवाएं, कहीं भी नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पर आकर के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं
और सारी ट्रीटमेंट, सारा इलाज हमारे यहाँ उपलब्ध है और मुफ्त में उपलब्ध है। तो सांप काटता है तो आप झाड़ फूंक नहीं करवाएं, बस मेरा यही अपील है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अस्पताल में पूरी मेडिसिन है, सारी मेडिसिन अवेलेबल है, हर तरह की व्यवस्था अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ सिवान सदर अस्पताल का अधीक्षक। कहना था कि अक्सर बारिश के समय देखा जाता है कि सांप बाहर निकलकर किसी को डस देते हैं। ऐसे में वो लोग जो अंधविश्वास में नहीं पड़े, झाड़ फूक नहीं कराए, सीधे अस्पताल आए। यहाँ पे सारी मेडिसिन अवेलेबल है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।